चक्रव्यूह में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम उस शेर की बात करेंगे जिसके बारे में किसी शायर ने कहा है, शेर जख्मी भी हो फिर भी डरता नहीं। आगे बढ़ने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये वीडियो देखें। क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। बैठिए प्लीज, बैठिए। मैं आज महाजन जी, बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं, बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं, आज बीजेपी छोड़ दो। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने ये बात प्रधानमंत्री के बारे में दिल्ली के अंदर उनकी नाक के नीचे कही। सवाल ये है कि उनको इसका अवसर किसने दिया? खुद मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी गलती ने। आपने सुना होगा, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, और जब किसी सरकार का अंत करीब आता है तो वो ऐसी गलतियां करने लगती है जिसको संस्कृत में विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करना इस सरकार की न पहली गलती है और न आखिरी। ये तो एक सिलसिला है जो पिछले 2 महीने से चल रहा है और सरकार इसमें उलझती जा रही है। सरकार की पहली गलती ये थी कि उसने अडानी जैसे उद्योगपति का आंख मूंद कर समर्थन किया और उसे खूब बढ़ाया, यहाँ तक कि वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति बन गया। परंतु जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने उसके पाप का घड़ा फोड़ दिया तो सरकार के लिए मौका था कि उससे हाथ झटक लेती, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसे बचाने में लग गई। ये सरकार की दूसरी गलती थी। तीसरी गलती ये थी कि वो अडानी का विरोध करने वालों की दुश्मन बन गई। इनमें राहुल गांधी सबसे आगे थे। पहले तो राहुल गांधी को सबूत पेश करने के लिए कहा गया, ये चौथी गलती थी। इसके बाद प्रिविलेज नोटिस देना 5वीं गलती थी। अडानी के शब्द को असंसदीय भाषा कहकर कार्रवाई से निकालना ये सरकार की 6ठी गलती थी, और ये साबित करती थी कि सरकार बौखलाई हुई है। ये सिलसिला चलता रहा। राहुल ने ब्रिटेन में जो कहा उसका विरोध करना भाजपा के लिए आवश्यक था, परंतु संसद के बाहर की बात का विरोध संसद के बाहर होना चाहिए। इसको संसद में लाकर माफ़ी की मांग करना भाजपा की 7वीं गलती थी। इससे राहुल को संसद के अंदर उन पर लगाए जाने वाले आरोपों के जवाब देने का अधिकार मिल गया। राहुल के भाषण से सरकार इतनी डरी हुई है कि उसने उन्हें रोकने और अडानी को बचाने के लिए राहुल की सदस्यता ही समाप्त कर दी। ये सरकार की 8वीं गलती है, और हो सकता है कि अब मोदी सरकार राहुल को जेल भेजने की 9वीं गलती कर बैठे। अगर ऐसा होता है तो राहुल के प्रधानमंत्री बनने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, और वो जेल से सीधे सेंट्रल विस्टा भी जा सकते हैं। और इसका श्रेय किसी और को नहीं बल्कि मोदी सरकार की घबराहट को जाएगा। राहुल गांधी को मोदी सरकार का आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि उनके सारे आरोपों को उसने सच साबित कर दिया। राहुल ने कहा था
कि अभिव्यक्ति की आज़ादी छिन रही है। पहले माइक बंद होते थे, अब लोकसभा की सदस्यता रद्द हो रही है। संसद में एक ऐसा समय भी आया जब विपक्ष के बाद सत्ता पक्ष के माइक भी बंद हो गए। हिंदुत्व पर राहुल का आक्षेप था कि सावरकर के पद चिन्हों पर चलने वाले डरपोक और गांधी के अनुयायी निर्भर होते हैं। बीजेपी को अपेक्षा थी कि राहुल गांधी अदालत में कह देंगे, मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था, और वो इसके लिए क्षमा याचना करेंगे। इसके बाद बीजेपी को ये कहने का अवसर मिल जाएगा कि राहुल गांधी सज़ा से डर गए, लेकिन उल्टा हो गया। राहुल गांधी ने सज़ा को जो है वो माफ़ी पर प्राधान्य देकर सावरकर और गांधी का अंतर बता दिया। 1922 में गांधी जी ने भी माफ़ी के बजाय सज़ा को पसंद किया था। 101 साल बाद राहुल ने वही कर दिखाया। वो जख्मी होकर भी नहीं डरे। शायर कहता है, जख्मी शेरों पे क्यों भौंकते हो भला, जख्मी शेरों को कमज़ोर समझा है क्या, शेर जख्मी भी हो तब भी गुर्राएगा, खून तेरी रगों में ही जम जाएगा। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्ति में जल्दबाजी ये सिद्ध करती है कि बीजेपी की रगों में खून जमने लगा है। वो अदालत की आड़ के पीछे से हमला कर रही है। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करके अगर बीजेपी सोच रही है कि अब गौतम अडानी का विरोध ख़त्म हो जाएगा, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठेगी, तो ये इसकी चूक है। अगले लोकसभा चुनाव तक अब केवल अडानी ही अडानी संसद के अंदर और बाहर छाया रहेगा। प्रधानमंत्री का सारा ध्यान और ऊर्जा अडानी को बचाने में लगी रहेगी और उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती चली जाएगी। एक पूंजीपति के लिए नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रख्यात वकील मनु संघवी के अनुसार फौजदारी मानहानि में जिस व्यक्ति की बदनामी हुई उसको शिकायत करना चाहिए। राहुल ने अपने भाषण में 3 नाम लिए। इनमें से नीरव मोदी और ललित मोदी तो फरार हैं। नरेंद्र मोदी पर प्रधानमंत्री हैं। इन तीनों से हटकर सूरत के पूर्णेश मोदी का न्यायालय में जाकर समाज की बदनामी का मुकदमा दायर करना ही गैरकानूनी है। भाषण कर्नाटक के कोलार में हुआ और मुकदमा गुजरात के सूरत में, इसलिए मजिस्ट्रेट को इसके सुनने का अधिकार है या नहीं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। अगर सुने तब भी जांच पड़ताल आवश्यक है, जो नहीं की गई। ये कानूनी त्रुटियां हैं, परंतु सज़ा देने की जल्दी में उनका उल्लंघन किया गया, क्योंकि बजट पास करने के लिए समय बहुत कम रह गया है। सारा समय तो सत्ता पक्ष ने माफ़ी मंगवाने के चक्कर में गंवा दिया। एक व्यक्ति के भाषण से मोदी समेत भाजपा के 303 सांसदों का डर जाना अभूतपूर्व है। इस मामले में पूर्णेश मोदी ने जो कलाबाजियां खाई हैं, इनको आप खुद मनु संघवी से ही सुनिए। एक दूसरा उदाहरण, और आप अपनी कंक्लूजन लगा सकते हैं, जो मैं आपको 3 तारीखें देना चाहता हूं। एक विचित्र बात हुई, जो याचक है इसमें कंप्लेनेंट है, वो अप्रैल में 2019 में कंप्लेंट फाइल करता है। 2021 जून में श्री राहुल गांधी उस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं जो सूरत का मैजिस्ट्रेट था, उस पर एक मिस्टर दवे थे। 1 साल तक रुकने के बाद याचक वापस एक अर्जी देता है कि श्री राहुल गांधी वापस पेश हो। जब मार्च 2022 यानी पिछले वर्ष वो दूसरी याचिका बार बार उनको बुलाकर तंग करने की प्रक्रिया पे मैजिस्ट्रेट वो खारिज कर देता है, तो याचक कंप्लेनेंट हाईकोर्ट जाता है और अपनी कंप्लेंट का खुद एक स्टे ले लेता है। अपनी कंप्लेंट का खुद स्टे कि ये आगे नहीं चलेगी। 1 साल तक वो पड़ी हुई है, 11 महीने से उसका कुछ नहीं करता है, सब कुछ ठीक है उसके लिए। अचानक वो वापस जाके फरवरी इस वर्ष फरवरी में, यानी पिछले महीने, हाईकोर्ट को कहता है कि साहब अब काफी एविडेंस आ गई है, अब मैं अपनी खुद का स्टे को वापस लेना चाहता हूं, स्टे को आप निरस्त कर दीजिए, यानी स्टे को स्टे कर दीजिए, स्टे को हटा दीजिए। हाईकोर्ट करता है और वापस जाके मैजिस्ट्रेट जो अभी तक बदल गया है, एक नया निर्णय आ जाता है जो अभी कल आया। आप अपने आप चित भी अपनी, पट भी अपनी,
अपने आप लकीरों के बीच क्या हो रहा है समझ सकते हैं। दोस्तों, एक बात और है, फौजदारी के तहत मानहानि में आरोपी की बुरी नीयत सिद्ध करना पड़ती है। राहुल गांधी तो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे, इसलिए समाज को बदनाम करना उनका उद्देश्य नहीं था। विपक्ष एकता की राहों में 2 बड़ी रुकावटें हैं, एक अरविंद केजरीवाल और दूसरे ममता बनर्जी। इसके अलावा आधे अखिलेश यादव भी है, जो कभी चेन्नई में जाकर अलग राग अलापते हैं और फिर कोलकाता में जाकर अपना सुर बदल देते हैं। राहुल की मेंबरशिप को समाप्त करके इन सब को मोदी सरकार ने राहुल का समर्थक और भाजपा का विरोधी बना दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी के न्यू इंडिया में अपोजिशन लीडर्स बीजेपी के निशाने पर हैं। अपराधी बीजेपी लीडर मंत्री बनते हैं और अपोजिशन लीडरों को उनके भाषण के कारण अनुचित ठहराया जाता है। ये लोकतंत्र की बहुत निचला स्तर है। अखिलेश यादव ने कहा, आज कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर की सदस्यता गई, इसी तरह कानूनी कार्रवाई हुई तो बीजेपी के कई नेताओं की सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझकर असल समस्याएं जैसे महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान हटाने का प्रयत्न है। उद्धव ठाकरे बोले, लुटेरे आज़ाद हैं और राहुल गांधी को सजा दी गई, चोर को चोर कहना गुनाह हो गया। वाईएसआर ने लिखा, नीरव मोदी, ललित मोदी और विजय मल्ल्या को चोर कहने पर डिस्क्वालीफाई करना बेचैन करता है, ये बेहद शर्मनाक है। राहुल गांधी ने अपनी सदस्यता की समाप्ति के बाद कहा, मैं हिंदुस्तान की आवाज़ के लिए लड़ रहा हूँ, मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार विपक्ष को जोड़ने का महाकार्य स्वयं भाजपा ने कर दिया और उनके दिल से डर भी निकाल दिया। इस अवसर पर प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो आप खुद उन्हीं से सुनिए। चाहे भाजपा के स्पोक्स पर्सन हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उनके सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद, सुबह से शाम तक वो मेरे परिवार के बारे में, राहुल जी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, मेरी माताजी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में और पंडित जी नेहरू जी के बारे में कुछ न कुछ आलोचना करते रहते हैं, कुछ न कुछ अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। ये सिलसिला पुराना है, सब पूरा देश जानता है, पूरा देश देखता है। ठीक है, उनके खिलाफ किसी जज ने किसी 2 साल का सेंटेंस नहीं दिया, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। और मेरे भाई ने क्या किया, अडानी का मुद्दा उठाया। मेरे भाई ने अडानी का मुद्दा उठाया, सवाल पूछे संसद में, इसीलिए ये सब हुआ है। जो केस, जिस केस का स्टे कंप्लेनेंट ने खुद मांगा था, 1 साल से स्टे था, अडानी पे जो भाषण दिया मेरे भाई ने, उसके बाद अचानक उस कंप्लेनेंट ने उस केस को जिंदा क्यों किया? ये सरकार अडानी पे जवाब देना नहीं चाहती, डरती है इन सवालों से, इसीलिए ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया है ताकि राहुल जी संसद से निकल जाए। देखिए, मैंने कहा है कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। सुन लीजिए, जिस खून को आप बार बार परिवारवादी कहते हैं, बार बार आप आलोचना करते हैं, बार बार आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये खून बहा है इस देश के लिए, ये पीछे हटेगा नहीं। हम डरते नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे और हम खड़े रहेंगे। ये कुछ भी करना चाहे करें, कोई बात नहीं, करने दीजिए। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आप सब मीडिया के हैं, आप सब जब आप दिखाते हैं जो हो रहा है, अगर आप सच्चाई आज से नहीं दिखाना शुरू करेंगे तो फिर आप सब गुनहगार होंगे कि इस देश के लोकतंत्र को आप भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। समझिए इस बात को। ये राहुल गांधी के बारे में नहीं है सिर्फ, ये इस देश के लोकतंत्र की बात है कि किसी ने सवाल उठाए, आप सवालों के जवाब दे नहीं पाए, तो आपने एक ऐसी साजिश की कि आज आप कह रहे हैं कि वो संसद में अंदर आ ही नहीं सकते, चुनाव लड़ ही नहीं सकते 6 सालों के लिए। ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा नुकसानदायक दिन है। हम लड़ेंगे, सड़क पे उतर के लड़ेंगे।